आप सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार फिर से आपके सामने नए वीडियो में आया हूं। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। चलिए हमारा टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक है आज का लंबाई का मापन। लंबाई का मापन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है वह सामान्य दूरी का मापन। सामान्य दूरी का जो मापन है, सामान्य दूरी की जो रेंज है उसको हम कहां से कहां तक लिखते हैं, 1 मिलीमीटर से लेकर 100 मीटर। 1 मिलीमीटर से लेके 100 मीटर या फिर इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी ले सकते हैं। इसमें 100 मीटर या 1000 मीटर इतना हम इसका रेंज ले सकते हैं। तो इतनी दूरी जो होती है इसको हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा मापन करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जो मीटर स्केल होता है उसको हम सामने लेते हैं और वस्तु को जहां से दूरी मापना है वहां पर उसका 0 पर रखते हैं और उससे लेके फिर जहां तक भी हमें माप करना है वहां तक हम उसका मान देख लेते हैं और उस मान को हम कहते हैं कि ये इस वस्तु की दूरी जो है इतनी इसकी दूरी है या इसकी लंबाई इतनी है। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो सामान्य परिसर है इतना परिसर को हम माप सकते हैं। परंतु जब हम बड़ी दूरियों के बारे में मापन करते हैं या फिर जो छोटी दूरियां हैं उनका मापन करते हैं तो उस समय कौन कौन सी विधि या किस प्रकार की विधियां उपयोग की जाती हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो छोटी दूरियों का मापन करने के लिए जो विशेष प्रकार की विधियां अपनाई गई हैं, जो कि प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तथा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा मापी जाती हैं। इनका उपयोग करके हम बहुत छोटी छोटी दूरियों का मापन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी होती है इसमें हम प्रकाश की जो किरणें हैं उनका उपयोग करके मापन करते हैं। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी भी एक निश्चित सीमा होती है। तो जितनी तरंग दैर्ध्य की रेंज होगी उसी रेंज तक की प्रकाश सूक्ष्मदर्शी उसका मापन कर पाएगी। उससे भी कम दूरी को मापने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है, वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वह तरंग व्यवहार दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह तरंग व्यवहार दर्शाता है कि एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो इसके द्वारा जो इसकी विभेदन सीमा होती है, विभेदन सीमा जो होती है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की वह बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसके द्वारा हम बहुत छोटी से छोटी दूरी को भी माप सकते हैं। जो नाभिक की त्रिज्या वगैरह होती है उनको हम इसी के द्वारा मापते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको मापा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा बहुत बड़ी दूरियों का मापन। बहुत बड़ी दूरियां जैसे कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापना है हमें, या फिर पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापना है, या फिर पृथ्वी से और अन्य ग्रह उनकी दूरी हमें मापना है, या फिर पृथ्वी से तारों की दूरी मापना है हमें, तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे। इतनी लंबी लंबी दूरियों को हम मीटर स्केल से तो माप नहीं सकते, क्योंकि मीटर स्केल भी जो है वह भी एक निश्चित सीमा तक की लंबाई होती है उसकी, उतना ही हम उसको मैनेज कर पाते हैं। तो ऐसी लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए एक विधि अपनाई जाती है, उसका नाम है लंबन विधि। उसका नाम क्या है, लंबन विधि। आइए देखते हैं ये लंबन विधि क्या होती है। तो आप अपना पेन लीजिए, अपना पेन को अपनी सामने रखिए, आंखों के सामने, और एक दीवार की तरफ उसको रखिए। अपनी आंखों के सामने किसी भी एक दीवार की तरफ उसे रखिए और आप पेन को एक आंख बंद करके देखिए। अपने लेफ्ट आंख से देखिए कि पेन की परछाई दीवार पर कहां पड़ रही है। वहां पर आप बिंदु लगा लीजिए, वहां पे पॉइंट कर लीजिए कि जो पेन की परछाई है वह दीवार पे कहां पड़ रही है। उसके बाद लेफ्ट आंख को आप बंद करेंगे और देखेंगे कि अब पेन की परछाई कहां पर है। फिर यहां पर भी आप मार्क लगा देंगे दीवार में। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो पेन की परछाई है उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई है। जब हमने पहली आंख से देखा था तो पेन की परछाई और कहीं पर बन रही थी, और जब हमने दूसरी आंख से उसी पेन को देखा तो वो पेन की परछाई जो है उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई है। तो पहले जो पेन की स्थिति थी एक जगह बन रही थी और जो बाद में पेन की स्थिति है वो थोड़ी सी परिवर्तित हो चुकी है। तो दोनों में क्या अंतर आया, मान लो पहले जो पेन की स्थिति थी यहाँ पर बन रही थी और दूसरी बार हमने जब दूसरी आंख से देखा तो पेन की जो स्थिति है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। तो हमने क्या देखा कि हमारी एक आंख से देखने पर पेन की स्थिति यहाँ बन रही है और दूसरी आंख से देखने पर पेन की स्थिति यहाँ बन रही है।
मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं और पेन को यहाँ पर रखे हैं हमने, तो जब हम इधर से देख रहे हैं, लेफ्ट वाली आंख से देख रहे हैं, तो इसकी स्थिति क्या बन रही है, यहाँ पे बन रही है। जब हम राइट वाली आंख से देख रहे हैं तो इसकी स्थिति यहाँ बन रही है। मतलब हमारी आंख से जो किरणें जा रही हैं वो एक सरल रेखा में चल रही है। प्रकाश किरण जो है सरल रेखा में चलती है, तो इसकी परछाई यहाँ पर बन रही है। मतलब यहाँ से किरण गई और यहाँ से भी किरण गई। तो ये जो पेन है इसके द्वारा हमारी आंखों पर क्या बनाया जा रहा है, कोण बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, कोण बनाया जा रहा है। हमारी दाई आंख और हमारी बाई आंख से दोनों किरणें जब जा रही है पेन तक, तो वहां पर क्या बनता है, एक कोण बनता है। उसी कोण के कारण क्या होता है, जो पेन की परछाई है उसमें विस्थापनाभास हो जाता है। मतलब वस्तु की स्थिति अपनी मूल स्थिति से चेंज हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लंबन। इसी को क्या बोलते हैं हम, लंबन। जब जो वस्तु की स्थिति है वो अपनी मूल स्थिति से चेंज हो जाती है, इसी को क्या बोला जाता है, लंबन बोला जाता है। तो इसी विधि द्वारा बड़ी बड़ी दूरियों का मापन करते हैं। चलिए और समझते हैं हम। ये तो हमने लंबन क्या होता है इसके बारे में समझा, कि जब हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों के सामने रखते हैं और उसको किसी एक आंख से देखते हैं और उसके बाद में दूसरी आंख से देखने पर वस्तु की स्थिति, वस्तु की जो परछाई है वो मूल स्थिति से बदल जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, लंबन बोला जाता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ग्रह है, यहाँ पर कोई ग्रह है, ये एक ग्रह है, ये कोई तारा है, कोई भी पिंड है जो बहुत दूर पर स्थित है, और इस पिंड पर हम यहां से देख रहे हैं पृथ्वी। मान लीजिए पृथ्वी यहां पर है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के एक छोर से हम क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो यहां से जो प्रकाश किरणें हैं सीधी कहां जाएंगी, इस पिंड तक जाएंगी। प्रकाश किरणें इस पिंड तक यहाँ पे सीधी जाएंगी इस प्रकार से। अब इसके बाद में देखते हैं हम पृथ्वी के दूसरे छोर से। ये पृथ्वी के एक स्थान से हम देख रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पृथ्वी कोई दूसरा स्थान लेंगे, वहां से भी इसी ग्रह को देखेंगे। तो यहाँ से भी हमें एक सीधी रेखा में प्रकाश चलते हुए दिखाई देगा, जो कि यहाँ जाएगा, ग्रह तक जाएगा। तो ग्रह बहुत दूर है, इनके बीच में क्या बनता है, एक कोण बनता है। इनके बीच में क्या बनता है, एक कोण बन जाता है। जब पृथ्वी के एक स्थान से किसी ग्रह को देखा जाता है तथा पृथ्वी के दूसरे स्थान से किसी ग्रह को देखा जाता है, तो जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां पे क्या बन जाता है, एक कोण बन जाता है। ये रेखाएं कहां काट रही हैं, इस ग्रह पर काट रही है, इस पिंड पर काट रही है, तो ये कोण बन गया। अब यहां से यहां तक की दूरी को हम नाप सकते हैं। इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को हम नाप सकते हैं किसी भी स्केल की सहायता से। तो इस दूरी को तो हम नाप सकते हैं। तो ये वाली जो दूरी होगी इसको हम लिखते हैं डी। इसको क्या लिखते हैं हम, स्मॉल डी। और ग्रह से लेके यहां तक की जो दूरी होगी इसको हम लिखते हैं कैपिटल डी। ये हो जाएगी कैपिटल डी। अब देखिए हमारे ग्रह से ये जो पिंड है जिसकी हम दूरी निकालना चाह रहे हैं, ये बहुत दूर पर स्थित है, इसकी दूरी बहुत ज्यादा है। इसको हम ऐसे समझते हैं दूसरे डायग्राम में कि मान लो ये ग्रह है और ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी यहीं पे है और ये ग्रह है। तो यहां से जो किरण आ रही है ऐसी किरण, और यहीं से जो किरण आ रही है ऐसी किरण, ये दोनों इस पृथ्वी के दो बिंदुओं पर आ रहे हैं। यदि हम इसको इसकी त्रिज्या मान ले, इस दूरी को इस केंद्र से होकर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या मान ले, तो क्या होगा, जो वृत्त है वो यहां से ऐसा जाएगा और बहुत बड़े आकार का बनेगा। वृत्त जो है बहुत बड़े आकार का बनेगा, इतना बड़ा आकार का बनेगा। इस टाइप से जो बिंदुवत मैंने बनाया हूं, ऐसा इतना बड़ा आकार का वृत्त बनेगा। क्योंकि ये वृत्त का केंद्र है, और ऊपर भी हो सकता है, वृत्त को थोड़ा ऊपर चलाएंगे, यहां बना देते हैं। तो ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा, बहुत ही दूर में है जो, ऐसा इन दोनों के बीच में एक कोण बनेगा थीटा।
क्योंकि इस कोण का मान बहुत कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि ये जो ग्रह है ये बहुत ज्यादा दूरी पर है। जब वस्तु बहुत दूर पर होती है तो वो एक तो छोटी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हम हमारी आंखों से जो प्रकाश जाता है उससे जो बनने वाला कोण है उसका मान कम हो जाता है, इसलिए वो वस्तु बहुत छोटी दिखाई देती है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हो रही है कि वस्तु बहुत दूर है, यहाँ से जो रेखाएं आ रही हैं उनके द्वारा जो बनने वाला कोण है बहुत छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है बी, ये भी बहुत छोटी है। ये क्या है? वृत्त का चाप है। दो त्रिज्याओं के बीच बनने वाला एक छोटा सा खंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हम वृत्त का चाप बोलते हैं। तो ये वृत्त का क्या है? चाप। ये वृत्त खंड है और इसका एक चाप है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना बड़ा वृत्त बन रहा है, इतने बड़े वृत्त का एक छोटा सा भाग लिए हमने, इसलिए ये जो वृत्त का चाप है एक सीधी रेखा होगा, सिंपल रेखा के रूप में होगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। ये जो वृत्त का चाप है ये हमारा डी है, सॉरी बी नहीं है, डी है, डी। ये जो त्रिज्या है ये हमारी ग्रह, और हम जहां पर खड़े हैं, जहां से हम इसका प्रेक्षण ले रहे हैं वहां तक दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। और इस बिंदु से किरण जा रही है, इस बिंदु से किरण जा रही है, तो ये कोण थीटा हो जाएगा, ये वाला कोण। तो यहां से हम देखते हैं एक सूत्र हमने पढ़ा है, पहले गणित में पढ़ा है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यदि हम इस वृत्त की बात करते हैं, इस वृत्त के लिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। इसकी जो चाप है वो क्या हो जाएगा? ये डी। पृथ्वी का जो व्यास है यही क्या कहलाएगा? इसका चाप कहलाएगा। और इस ग्रह से यहां तक की जो दूरी है, पृथ्वी के मध्य बिंदु तक की जो दूरी है क्या कहलाएगी? इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर चाप क्या हो जाएगा? इसको नाम दे देता हूं मैं, ए बी और ये एस। तो यहाँ चाप जो है हो जाएगा ए बी और त्रिज्या हो जाएगी ओ एस या बी एस, दोनों में से कोई एक। तो इसको हम लिखेंगे ओ एस और इसका मान रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? चाप। चाप को क्या लिखे यहाँ पे हमने? डी से, स्मॉल डी से दर्शाया है। और त्रिज्या क्या है हमारी? कैपिटल डी है। और कोण क्या है हमारा? थीटा। तो इस प्रकार से हमको एक संबंध मिलता है जिसमें पृथ्वी की प्रयोगशाला जहां से हम प्रेक्षण ले रहे हैं उन दोनों के बीच की दूरी डी, पृथ्वी और जो ग्रह जिससे हम दूरी नाप रहे हैं उनके बीच की दूरी कैपिटल डी, तथा पृथ्वी के दो प्रेक्षण बिंदुओं से ग्रह पर बनने वाला कोण थीटा, थीटा बराबर इतना होता है। यदि इस समीकरण में या इस सूत्र में हमें कोई दो राशियां ज्ञात होंगी तो हम जो तीसरी राशि है उसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से लंबन विधि द्वारा हम बड़ी बड़ी दूरियां जो हैं उनका मापन इस सूत्र की सहायता से करते हैं। तो ये थी लंबन विधि और बड़ी दूरियों को मापने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसके लिए सूत्र। चलिए हम इससे संबंधित कुछ सवाल देख लेते हैं। एक मिनट, इससे पहले एक सवाल देखते हैं हम जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये मतलब मूलभूत सवाल है, ये हमें बनना चाहिए, जो कोण से संबंधित है। चलिए देखते हैं, जो प्रश्न है वो यह है 1 डिग्री, 1 डिग्री है ना, एक आर्क मिनट, इसको क्या पढ़ते हैं? 1, ये लिखा है 1, और ये वाला जो सिंबल होता है इसको पढ़ते हैं आर्क मिनट, इसको पढ़ेंगे एक आर्क मिनट, तथा एक आर्क सेकेंड। यहां पर देखिए डबल डैश बने हुए हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम? एक आर्क सेकेंड। यदि सिंगल डैश बना है तो एक आर्क मिनट, और डबल डैश बने हैं तो एक आर्क सेकेंड पढ़ेंगे इसको। के कोणों का मान रेडियन में परिकलित कीजिए। इनका जो कोण है ये डिग्री में दिए हुए हैं, देखो डिग्री में दिया है, मिनट में दिया है और ये सेकंड में दिया है। इसको हम रेडियन, जो कोण का मात्रक है रेडियन, हमें बताया था आपको पिछले वीडियो में, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। उसमें इसको परिकलित करना है, मतलब उसमें बदलना है। तो देखते हैं कि ये कैसा बदलता है, उसका मान कितना होता है। तो इसका हल करते हैं यहाँ पर। हल हम जानते हैं
180 डिग्री 180 अंश बराबर कितना होता है, पाई रेडियन होता है। 180 अंश बराबर पाई रेडियन या 360 अंश बराबर होता है 2 पाई रेडियन। वही बात एक ही है दोनों चीज। तो हमको मालूम है 180 अंश बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। पाई रेडियन, आरडी मतलब रेडियन। तो यहां से हम एक अंश का मान निकाल लेंगे। एक अंश बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 आरडी रेडियन। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की जो वैल्यू है वो होती है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, पाई इक्वल टू 3.1415925। ये इसका दशमलव के 8 अंकों तक का शुद्ध मान है। दशमलव के 8 अंकों तक का शुद्ध मान है। इसके बाद भी आते हैं, परंतु हम यहाँ तक इसका शुद्ध मान हमको पता है। और मूल रूप से हम जो स्टार के हैं इन्हीं को लेते हैं। जब भी हम गणना करते हैं किसी भी प्रश्न में पाई के मान की, तो हम ये जो स्टार के 3-4 दशमलव के बाद 3-4 जो अंक इन्हीं को लेते हैं। इतना पूरा भी नहीं लेते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप का है। चलिए इसके बाद में देखते हैं, अब इसका उपयोग करेंगे हम। तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम 3.14159 अपॉन 180, ये हो जाएगा रेडियन। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर दशमलव का यहाँ लिखते हैं 1 और बाकी अंक की शून्य लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही लेते हैं, बहुत ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 3.14 और इसके बाद में लेते हैं हम और एक ले लेते हैं 3। दशमलव का 1 बाकी अंक के शून्य लिख देंगे हम। तो यहाँ से जो है दशमलव हट जाएगा। ये हो जाएगा 3141 अपॉन 180। तो यहाँ पर देखो 18 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 18 1 जा 18 एकम 18 एकम 18 बचा कितना, यहाँ पे 13 बच जाएगा। 13 और ये 4 को यहाँ उतारेंगे 134 हो जाएगा। 134 में 18 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 134 में 18 का भाग कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 बार। कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126। बचा कितना यहाँ पे 8 बच गया। और 8 के बाद यहाँ कितना है, 1 है। अब देखो यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो 18 चौके कितना होता है, 72 होता है। 18 चौके 72 होता है। यहाँ पर जाएगा 4। इसके बाद भी फिर यहाँ पे 7 बच जाएगा। और फिर यहाँ पे जो भी है और आते जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, बस हम दशमलव को तो इस काम को देखते हैं। तो जाएगा 1.74 इंटू नहीं अपॉन, यहाँ से 18 का भाग दिए थे हमने। तो ये देखिए यहाँ पे ये शून्य का गुणा इससे हो जाएगा, तो जाएगा 1000 रेडियन। अब देखते हैं यहाँ पे हम आगे और हल करते हैं इसको। तो इसको लिख लेते हैं हम 174 अपॉन 100 इंटू 100। अब इसको और हल करते हैं 174 अपॉन 100। तो ठीक है, ये 100 को लिख सकता हूं मैं 10 टू दी पावर 2। 100 मतलब 10 की घात 2। 100 मतलब 10 की घात 2। इसको लिख दिया मैंने। अब देखो ये 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.74 हो जाएगा। ये जो 2 शून्य है, 100 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ का पॉइंट है ये 2 अंक पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा 1.74 इंटू, और ये वाला जो 10 की घात ऋण 2 है इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात धन 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात ऋण 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये 10 की घात ऋण 2। और इसका जो मात्रक है वो क्या है, रेडियन। तो ये आ गया 1 डिग्री का मान। 1 अंश बराबर कितना होता है, कितना होता है 1.74
इंटू 10 टू द पावर -2 है ना, 1.74 गुणा 10 की घात ऋण 2 रेडियन। ये किसका मान होता है? 1 अंश बराबर इतना रेडियन होता है। अब दूसरा जो है हमारा वो क्या है? 1 आर्क मिनट। इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो 1 हमको मालूम है 60 आर्क मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री। 60 आर्क मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। यहां से हम निकाल लेंगे 1 आर्क मिनट इक्वल टू जाएगा 1/1 डिग्री अपॉन 60। यहाँ पे देखो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है निकाले अभी हमने, इसका मान रख देते हैं यहाँ पे 1 डिग्री का, तो ये जाएगा 1.74 इंटू 10 टू दी पावर -2 बटे नीचे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.74 अपॉन 6 इंटू 10 टू दी पावर -2। 10 का 6 में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसको हमने ऐसा लिख लिया है सुविधा की दृष्टि से। अब देखिए यहाँ पर 6 का भाग देंगे हम 1.74 में, 6 का भाग देंगे हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे सीधे दशमलव जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव 6 6 दूना 12 बचा कितना 5 और 6 9 54, 6 दूना 12 बच गया 5 6 9 54 इतना आ जाएगा। और इसका गुणा 10 की घात ऋण 2 और नीचे क्या बचेगा 10, और 10 की घात यहाँ कितना 1। इसको फिर से हल करेंगे हम, चलो इसको रहने दो यहाँ पे, ये 10 का इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा ये, चलो भाग नहीं देते इसको ऊपर ले जाओ। यहाँ पे घात इसका धन 1 है तो धन 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 9 गुणा 10 की घात ऋण 2 गुणा 10 की घात ऋण 1। ये वाला ऊपर गया तो ऋण 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 10 इसका भी आधार है उसका भी आधार, दोनों का आधार 10 है, दोनों घात आपस में जुड़ जाएंगी। इसको हम लिखेंगे 0.29 गुणा 10 की घात, आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, ऋण 3 हो जाएगा। अब देखो दशमलव का यहाँ पर पॉइंट है, इसको जब आगे बढ़ाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 1 घात इधर और लग जाएगी। इस दशमलव को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा 1 घात यहाँ पे और बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 2.9 गुणा 10 की घात ऋण 4 और ये क्या हो जाएगा रेडियन। ये आ गया आपका 1 आर्क मिनट का मान। किसका मान है ये? 1 आर्क मिनट का मान इतना आ गया, इतना होता है 2.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 रेडियन। ठीक है, अब इसके बाद में अगला देखते हैं हम क्या है वो, 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड का मान कितना होता है? 1 आर्क सेकेंड का मान कितना होता है इसको देख लेते हैं हम। तो यहां पर भी फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा। 60 आर्क सेकेंड बराबर होता है 1 आर्क मिनट, 60 आर्क सेकेंड बराबर 1 मिनट। इसको ऐसा समझिए आप, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। वैसे यहाँ पर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसी प्रकार समझ सकते हैं। वैसे 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 आर्क सेकेंड होते हैं। तो यहां से हम 1 का निकाल लेंगे तो 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू जाएगा 1 आर्क मिनट अपॉन 60। इसको फिर से हल करेंगे, इसका मान रख देते हैं हम 1 आर्क मिनट। 1 आर्क मिनट का मान जो है वो कितना हो जाएगा, ये 2.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 रेडियन अपॉन ये जाएगा 60। फिर से इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 2.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 रेडियन अपॉन 6 इंटू 10। इसको फिर से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0.2 का भाग लेंगे हम
29 में, सॉरी 6 का भाग देंगे 29 में, 6 जो 24, बच गया कितना 5 है ना, 6 8 48, बच गया 2, अब हो जाएगा कितना 20, 6 3 18, इस प्रकार से आएगा। और बड़े में जाएगा 10 की घात ऋण 4, और ये नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो 10 की घात ऋण 1 रेडियन। इसके बाद में देखिए फिर से आप करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो 10 की घात गुणा 10 की घात हो जाएगा ये 4 और 1 5 रेडियन। अब देखिए यहाँ पर दशमलव को यदि हम उस तरफ ले जाते हैं तो घात एक क्या हो जाती है, वहां पे बढ़ जाती है। ये हो जाएगा 4.83 इंटू 10 टू दी पावर -4 है ना। यहाँ पर दशमलव का एक दशमलव को इधर ले जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि हम दशमलव को इधर लाते हैं तो घात कम हो जाती है, ऋणात्मक घात कम हो जाती है, दशमलव को उधर ले जाने ऋणात्मक घात ज्यादा हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा 1 आर्क मिनट, सॉरी 1 आर्क सेकेंड का मान, 1 आर्क सेकेंड का मान उतना होता है रेडियन में। तो ये हमने तीनों उत्तर निकाल लिया यहाँ पे, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, और ये भी इसका आंसर है, तीनों का मान हमने निकाल लिया। तो ये निकालते बनना चाहिए जब आप संख्यात्मक प्रश्न हल करेंगे, न्यूमेरिकल्स, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, तो उनमें ये जो परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये निकालते बनना चाहिए, ये याद तो रहते नहीं, मेरे को भी याद नहीं रहते, परंतु इनको निकालते बनना चाहिए, सॉल्व हल करते हमें बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो हो गया दोस्तों, आज हमने देखे यहाँ पर ये जो एक लंबाई का मापन के बारे में और उससे संबंधित एक हमने न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न को हल किए, इसमें हमने डिग्री, मिनट और सेकंड को किस प्रकार से हम रेडियन में चेंज करते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें उस प्रश्न को, मैं उसका बिल्कुल उत्तर दूंगा आपको। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।